यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटा पे, डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा होता क्या है। ओके, एक प्लेसेंटा जो है, जो अभी फॉर्मेशन ऑफ इन्फेंट गैस्ट्रुला के बारे में हमने जो बात की थी उसी से थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक है ये, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखें और मैं स्टेप बाय स्टेप में आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ग्रीवा की। ग्रीवा एक्शन में होता क्या है। इसके बेसिकली 6 पॉइंट हैं। इस पे ये पूरा प्लेसेंटा की जो क्रिया रहती है वो रहती है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया ये ग्रीवा है। ओके, इस ग्रीवा में क्या होता है, आप देख रहे हैं वेजाइना के अंदर, ओके, वेजाइना से ग्रीवा का लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहती है। मतलब हम कहेंगे ये डिस्टेंस ग्रीवा और ये लगभग 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर क्या रहती है, डिस्टेंस, दूरी होती है। तो हमें क्या करना होता है, इस वेजाइना के रास्ते से अंदर कि 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी होगी, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, ग्रीवा के पास पहुँचेंगे। देन ग्रीवा से ये ऊपर आपको कौन सा पार्ट है, गर्भाशयगुहा। ओके, कौन सा पार्ट है आपका, गर्भाशयगुहा। तो ये जो आपका पार्ट है गर्भाशय, इसको बेसिकली एक तरीके से वेपर बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, ये बहुत ही मेलेबल होता है और ये एक चिपचिपा, इसमें एक फ्लूइड होता है। उससे क्या होता है कि जब इसका साइज भूड का, एम्ब्रायो का जब बढ़ जाता है, पूरी तरीके से आकार इसका कंप्लीट हो चुका, तरीके से बन चुका होता है, तो ये सारी लेयर टूटती हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा, तो ये इसमें जाके चिपक जाता है। ठीक है, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या है। तो गर्भाशय गुहा जो है ये है, इसके और इसके बीच में लगभग 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर, हम कहेंगे 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर का स्पेस रहता है, यानी दूरी रहती है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया, 4 से 5 सेंटीमीटर का आपका जो डिस्टेंस किस में रहता है, ग्रीवा और वेजाइना के रास्ते होते हुए योनि द्वार से रास्ता जाता है ग्रीवा के लिए, और ग्रीवा से रास्ता जो आपका पहुंचता है, कहाँ तक पहुंचता है, गर्भाशय गुहा तक पहुंचता है। ठीक है, ये मेलेबल होती है, वेपर प्रेशर का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गर्भाशय भित्ति। आप देख रहे हैं इसके अंदर ये ब्लू 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 जो आपकी लेयर जा रही है, परत जा रही है, इसको यूटेरस मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, यूटेरस मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसमें क्या होता है, ये ब्लू कलर की जो आपकी मेम्ब्रेन जा रही है, ओके, देन इसी के पास में आपकी रेड कलर की भी जा रही है। तो ये रेड और ब्लू दोनों ही जो आपकी हैं यूटेरस मेम्ब्रेन, मतलब गर्भाशय भित्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, गर्भाशय भित्ति कहेंगे। इसके बाद में ये गर्भाशय भित्ति जो है, ये गर्भाशय भित्ति जो है, इसमें जो आपका भूड होता है, एम्ब्रायो जिसे हम बोलते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, जिससे इसके अंदर एक तो इसका ये बीच का जो हम बोलेंगे, ये मिड सेक्शन होता है, ये वाला, ये जो पार्ट रहता है, ये मिड सेक्शन होता है। इसके बीच में आपकी ब्लू कलर की और जो रेड कलर की जो मेम्ब्रेन जा रही है, इससे क्या रहता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुलायमपन रहता है, जिससे कि कोई भी इसको एम्ब्रायो को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ओके, तो ये मिड सेक्शन है, इसके बीच में ये रहता है, ये होती है गर्भाशय भित्ति। अब जो आगे हम बात करेंगे, इसमें है नाभि रज्जु, जो बोलते हैं ये हमारी नाभि से जाती है होती हुई, ये जो सेक्शन इसका ये है, ये वाला हम इसको बोलते हैं नाभि रज्जु। इसमें क्या होता है, ये ऊपर का ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है इसका अपरा जिसे बोलते हैं, ये इसमें क्या होता है कि बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम पे इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स दो होते हैं, वो रिलीज होते हैं। तो वो क्या करेंगे, इस सेक्शन को, इस पार्ट को तोड़ देते हैं, ये वाले। ओके, क्या करेंगे, इसको ये तोड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, जो टूट जाता है। ठीक है, तो नाभि रज्जु जो है, ये नाभि रज्जु पूरी इसके सेक्शन से जुड़ी हुई रहती है, इसकी नाभि से यहाँ तक रहेगी। ठीक है,
तो ये अंदर का जो पार्ट है, ये वाला इतना पार्ट है, इसको हम अपरा कहेंगे। ये जो गोल गोल ब्लैक कलर की जो जा रही है, इसको हम गर्भाशय लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये तो एक इनके सेक्शन के पार्ट हो गए। इस तरीके से कहाँ कहाँ पर रहते हैं, इनका मिड सेक्शन क्या है, कहाँ पर कौन सा काम रहता है, ये है। अब इसमें ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसमें ये कैसे पता करेंगे कि ऐसा क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे कि ये किस तरीके से बाहर निकलता है, इसको बाहर किस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। ये आज हम जानते हैं। तो किस तरीके से होगी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों के ही साथ में, इन दोनों के साथ में ऑक्सीटोसिन, ओके, क्या होता है, ऑक्सीटोसिन, टोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं। इन दोनों के साथ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। तो क्या होगा, मैंने जैसे अभी इससे पहले एक जो टॉपिक था उसमें मैंने बताया था कि गैस्ट्रोला में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन प्रथम तिमाही का जो होता है वो 3 मंथ का होता है, यानी फर्स्ट ट्रीमेस्टर में आपके 3 महीने हो गए। देन सेकंड जो द्वितीय तिमाही है उसमें भी आपके 3 मंथ हो गए। वो मतलब कहाँ से शुरू होता है, 4 मंथ से, ओके। देन इसके बाद में आपका जो लास्ट ट्रीमेस्टर होता है उसमें भी आपके 3 होते हैं। तो टोटली कैलकुलेशन उसकी निकालते तो कितना निकलती है, 3 मंथ की निकलती है। ओवरऑल डे कितने होते हैं, 266 दिन होते हैं, ठीक है। उन 266 दिन में पूरी तरीके से जो एम्ब्रायो बनकर तैयार होता है। मैंने आपको बताया था कि 3 महीने के अंदर ओनली एम्ब्रायो बन जाता है, एक उसका पूरा सेक्शन पूरा पार्ट बन के तैयार होता है, लेकिन इंटरनली उसके कोई भी पार्ट जो होते हैं वो नहीं बनते हैं। हम उसमें उंगली करेंगे, उसको पकड़ेंगे तो इस तरीके से निचोड़ हो जाएगा, उसका पूरी तरीके से नहीं होता है। देन सेकेंड ट्रीमेस्टर में उसके बोलते हैं पार्ट, एक्सटर्नल जो इंटरनल पार्ट होते हैं अंदर के, वो बनना शुरू हो जाते हैं, ओके। तो अब इसकी बात करेंगे तो जिस तरीके से धीरे 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 बढ़ता है, इसका साइज इंक्रीज होगा, इसका आकार बढ़ता है। तो आकार बढ़ने पे सबसे पहले इसकी जो यूट्रस मेम्ब्रेन होती है ये दोनों टूट जाती हैं। इसके टूटने के बाद में जब ये दोनों ही आपकी यूट्रस मेम्ब्रेन टूट जाएंगी तो प्रेशर कहाँ पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, बेसिकली अब आप सिंपली सी बात है, इस मेम्ब्रेन पर आपको क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। इस पे प्रेशर पड़ने की वजह से ये भी आपकी टूट जाती है। टूटेगी कहाँ से, आप ध्यान रखें, यहाँ से तो टूटेगी ही नहीं, टूटने के जरिए यहाँ से केवल यहीं से टूटेगी। क्यों, प्रेशर जो पड़ता है इसके, क्योंकि ये मूव करता है, ये प्रेशर पड़ेगा यहाँ पर। इसका ये फेस है इस तरीके से, लेकिन अगर अंदर देखा जाए तो इसका पूरा जस्ट उल्टा सेक्शन होता है। तो ये प्रेशर आएगा वो यहाँ से आएगा, ये टूट जाएगी। टूटने के बाद में इसमें ये मूव करने लगता है। जब ये मूव करेगा अंदर तो पता लग जाती है कि हाँ बच्चा है, अंदर मूव कर रहा है, कि पेट में लात मार रहा है, कि उंगली कर रहा है, या फिर और भी सारी चीज़ें जो है माँ को पता लगती है, महसूस होती है, और बोलती भी है कि इस तरीके से हलचल हो रही है। ये एक जनरल बात है। इसके बाद में फिर इसका पूरा साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ता है, मैंने बताया था कि 3 से 4 केजी का इसका वजन रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपने संतुलित आहार किस तरीके का दिया है, किस तरीके से आप खान पीन रख रहे हो। बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने बताया था कि 18 से 20 इंच लंबा होता है ये। तो ये है, जब ये पूरी तरीके से, मान लीजिए इसका 3 किलो का वजन है, तो 3 किलो का हो, 2 किलो का हो या 4 किलो का हो, बहुत इशू नहीं है। इशू ये है कि जब इसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये भी मेम्ब्रेन इसकी जो है, ये सारी की सारी ये भी टूटती हैं। और जब ये पूरी तरीके, ये आपका लास्ट टाइम होता है, लास्ट पीरियड होता है। ये कब टूटती हैं, जब टूटती हैं जब एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के साथ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। यही कारण होता है कि जब ये टूटने लगती हैं और ये हार्मोन रिलीज होता है तो पेन बहुत ज़्यादा होता है, वो सहा नहीं जाता। इससे पता चलता है कि पेन डिलीवरी चालू हो गई है, अब इनका ऑपरेशन होगा या डिलीवरी होने वाली है। यही कारण होता है। क्यों, जब ये टूट जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, टूटने लगती हैं,
तो फिर इस पर प्रेशर पड़ता है, ये ब्लैक ब्लैक आपकी जो है इस पर प्रेशर पड़ता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीवा भाग है, ये गर्भाशय गुहा है, तो जब ये पूरी तरीके से प्रेशर बढ़ जाता है तो सबसे पहले ये वाला रास्ता यहाँ से, ये देखो ये भी खुल जाती है और ये भी फेस खुल जाता है यहाँ से। ओके, जब ये दोनों ही फेस आपके खुल जाएंगे, ये ठीक है, आप ध्यान से देखें, ये दोनों ही फेस आपके खुल जाएंगे, तो ये जो है सर इसका इस पर यहाँ लग जाएगा, चिपक जाएगा। चिपकने के बाद क्या होगा, जब प्रेगनेंसी होती है डॉक्टर बताते हैं, या फिर घर पर अगर डिलीवरी होती है तो बोलते हैं वो माँ को कि शिशु को आप बाहर के लिए पुश करें, तो वो या तो डॉक्टर करते हैं उनसे करवाते हैं। तो जब वो उसको पुश करवाएंगे तो पुश करने के बाद में इसके नीचे के हिस्से से वो होते हुए निकलता है, तो जब वो निकलेगा तो ये फैल जाती है, ये फैलेगी। ओके, तो ये जब फैलेगी तो ये वाला हिस्सा भी पूरी तरीके से फैल जाता है, तो ये और ये हिस्सा जो इससे दोनों में टच हो जाता है, ये भी थोड़ा फैलता है, ये भी फैलता है, और इसके द्वारा आपका जो बेबी है, एम्ब्रायो है, भ्रूण है, वो बाहर निकल के सीधा तरीके से आता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसकी निकलने की। ओके, अगर सपोज ये बहुत ही स्ट्रिक्ट पार्ट होता, स्टेबल पार्ट होता, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती। यही कारण होता है कि ये बहुत मैलिएबल होती है, आप इसको जितना इस पर प्रेशर डालोगे तानने के लिए उतना तनेगा, लेकिन इसकी एक कैपेबिलिटी है, वहीं तक ये आपकी स्ट्रेस होगी, तनाव लेगी। उसके बाद में जब ये निकल जाएगी उसके बाद में धीरे तरीके से उसी जगह पर आके फिर से इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रक्रिया इसकी होती है। ठीक है, तो ये सारी टूटती है, मैंने बताया था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, ये रिलीज होते हैं, इसके साथ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें टूटने लगती हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका जो बेबी है बाहर निकल के आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेबी के टाइम पे जब होता है तो प्रेगनेंसी टाइम पे हमें क्या पोषण देना चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन किस तरीके से मिलती है। तो पोषण न्यूट्रिशन है, इसमें लिखा हुआ है विकसित भ्रूण के लिए माता के रुधिर से पोषक तत्वों को गर्भ तक ले जाता है। ठीक है, तो क्या होता है न्यूट्रिशन जो होता है, तो अपरा जो है, अपरा क्या काम करते हैं, रुधिर से पोषक तत्वों को कहाँ ले जाते हैं, एम्ब्रायो भ्रूण के लिए ले लिया जाता है, जिससे इसको पूरे पोषक तत्व मिलते हैं और एक स्वस्थ तरीके से इसमें ये रह पाता है, जिसको पूरी तरह से ऑक्सीजन भी मिलती है। ठीक है, अब श्वसन रेस्पायरेशन की बात करेंगे। तो रेस्पायरेशन में क्या, ये भ्रूण के लिए श्वसन तथा उपापचय और रुधिर से ऑक्सीजन प्रदान करता है। मतलब श्वसन मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म और रुधिर से, मतलब बॉडी के अंदर माँ की बॉडी में रुधिर में जितनी ज़्यादा ये सेक्शन दौड़ेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा लेवल उसका बढ़ेगा। ठीक है, तो रुधिर से ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन भेजी जाती है, किसके द्वारा भेजी जाती है, रुधिर के द्वारा भेजी जाती है, क्योंकि इसमें अंदर ऑक्सीजन भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं जाएगी तो इसमें जो बेबी है, भ्रूण है, उसको घुटन होगी, वो मर भी सकता है, वो बचेगा नहीं, और इससे माँ को भी बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। तो डिपेंड करता है कि श्वसन जो है भ्रूण के लिए उपापचय और रुधिर से ऑक्सीजन ले जाने का भी कार्य करता है। कौन करता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मीन्स अपरा। ओके, अब गर्भ अपरा और मात्रक अपरा, फोइटल प्लेसेंटा एंड मैटरनल प्लेसेंटा, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। गर्भ अपरा और मात्रक अपरा जो दोनों हैं, दोनों आपके एक साथ में कनेक्टिविटी नहीं रहती, दोनों साथ में नहीं रहते। जैसे यहाँ लिखा है मात्रक तथा गर्भ अपरा एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते हैं या नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रहते, अगर गर्भ अपरा और मात्रक अपरा दोनों ही साथ में रहेंगे तो इसको जो ऑक्सीजन मिलती है, इसको जो पोषक तत्व मिल रहे हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। इसका मेन जो कारण है वो मात्रक अपरा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये पोषण न्यूट्रिशन रेस्पायरेशन ऑक्सीजन जो मिलती है वो मात्रक अपरा के वजह से मिलती है। आप ध्यान रखें इस बात को, ये इसमें मेन पॉइंट है मात्रक अपरा। इसमें लिखा है मात्रक पोषक पदार्थ रुधिर में पहुंचाते हैं, मतलब मैटरनल प्लेसेंटा जो है पोषक पदार्थों को कहाँ पहुंचाते हैं, रुधिर के पोषक तत्वों को लेकर पहुंचाते हैं। मतलब मात्रक पोषक पदार्थ रुधिर में पहुंचाते हैं। यहाँ लिखा हुआ विकसित भ्रूण के लिए माता के रुधिर से पोषक तत्वों को गर्भ तक ले जाते हैं। तो
अपरा क्या करता है, अपरा में मात्रक पोषक पदार्थ को रुधिर में पहुंचाया जाता है और अपरा जो है इससे पोषक तत्वों को यहाँ लेते हैं, मतलब रुधिर में पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं और इनसे पोषक तत्वों को इसमें पहुंचाया जाता है। बात समझ में आ रही है? मात्रक अपरा पोषक पदार्थ रुधिर में पहुंचाते हैं। जब रुधिर में पूरी तरीके से पोषक तत्व आपके प्रेजेंट रहेंगे तो यहाँ से न्यूट्रिशन आपको कहाँ पहुँचता है, अपरा के द्वारा बेबी तक पहुँचता है। जब इसके अंदर इसको पूरी तरीके से कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा तो ऑक्सीजन वगैरह सारी मिलेगी तो ये एक तरीके से स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा तो माँ को और शिशु को दोनों में से किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो ये काम रहता है। अच्छा, बात करेंगे गर्भ अपरा की। मात्रक तथा गर्भ अपरा एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते, यही कारण रीज़न है इसका कि गर्भ अपरा इस गर्भ जो अपरा है इससे नहीं जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्लेसेंटा की आपकी इसकी क्रिया है तो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझाऊंगा। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको बहुत ही डीपली और सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, इससे टेंशन ना लें। आप प्रॉपर तरीके से हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। पेपर में किस तरीके से आपको एग्ज़ाम करना है, उसका सिलेबस क्या है, कैसे करना है, क्वेश्चन उसके आते हैं अलग तरीके से, घूमे क्रॉस क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे करना है वो सारी चीज़ें बताऊँगा। ओके, धीरे धीरे तरीके से क्वेश्चंस पे भी हम आगे बात करेंगे। आप अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की तो मैं गारंटी देता हूँ आपको पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा, और इस बात की भी गारंटी है कि आप बहुत अच्छे नंबर से गेन करेंगे। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर ब्रेन में आपने मेमोरी चिप सेव करके रखी है तो उसमें हम डाटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो इंस्टॉल ही रहेगा, लेकिन आपको लर्न नहीं होगा। देन इफ़ यू, आपको क्या करना है, ये चीज़ प्रॉपर तरीके से समझनी है, रट्टा नहीं करना। रट्टा करना चाहते तो मेमोरी ब्रेन में रखिए, अगर समझेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ आएगी सारी चीज़ें और आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो यही है इसमें अपरा प्लेसेंटा का ये पूरी तरीके से प्लेसेंटा में ये इसकी पूरी तरह से प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, कोई भी अगर डाउट आपको बना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें पता लग सके कि आपके क्या क्या डाउट है। इसी के साथ हम चलते हैं और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। इसी के साथ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।